अब शनाया करण से शादी के बाद अपने दोनों भी पतियों को उल्लू बनाती है। वो करण को नाइट शिफ्ट बोलकर विपुल के पास रुकती है और विपुल को डे शिफ्ट बोलकर करण के पास रुकती है। फिर एक दिन, ये देखो शनाया, मैंने तुम्हारे लिए ये ब्रांडेड तोहफे लाए हैं। अरे वाह, ये सब मेरे लिए है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। थैंक यू सो मच करण, ये सब तोहफे मुझे बहुत पसंद आए। अरे जान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? थैंक यू परायों को कहा जाता है, अपनों को नहीं। अरे लेकिन तुम मेरे अपने थोड़ी ना हो, तुम तो मेरी जान हो जान। फिर शनाया और करण दोनों एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। और ऐसे ही अब करण के आने से शनाया की जिंदगी एकदम बदल जाती है। वही उसका ये अमीरों जैसा रहन सहन देखकर विपुल और ममता को उस पर शक होने लगता है। अरे बहू, नई नौकरी लगे हुए तुझे बस एक हफ्ता ही हुआ है और एक हफ्ते में ही तूने इतने अच्छे कपड़े और नई बैग वगैरह सब खरीद लिया। तेरी तनख्वाह तो अभी तक आई भी नहीं होगी, तो फिर ये सब तूने कहाँ से लाया? हाँ शनाया, जॉब लगने के पहले दिन से ही तुम्हारा पूरा लुक बदल चुका है। तुम तो एकदम अमीर लगने लगी हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने पहले एक हफ्ते में ही एक बहुत बड़ी डील कर दी है, जिसके कारण मुझे बहुत ही बड़ा इंसेंटिव मिला है और उसी में मैंने ये सब खरीदा है। ये सब दिखने में जरूर महंगा है, लेकिन है तो एकदम सस्ता। अरे वाह, क्या बात है शनाया। चल जो भी हो, तेरी इच्छा तो पूरी हो रही है ना, वही काफी है। हाँ माँ जी, और आज आपके मुंह से ये मीठे बोल सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वरना आप जब भी मुंह खोलती हो बस कड़वे बोल ही बोलती हो और फिर मुझे बहुत दुख होता है। अरे चल चल, अब ज्यादा मक्खन मत लगा। इस तरह शनाया मामले को संभाल लेती है और विपुल और ममता को कोई शक भी नहीं होता। फिर एक सुबह जब शनाया करण के पास होती है, तभी उसके पर्स में से उसके और विपुल की फोटो उड़कर अचानक से फर्श पर गिर जाती है। अरे नहीं, इसे तो मैं निकालना ही भूल गई। उतने में वहां पर करण आता है और उसकी नजर फर्श पर गिरे हुए फोटो पर जाए उसके पहले ही शनाया पेट दर्द होने का नाटक करती है। आउच, मेरा पैर। अरे क्या हुआ शनाया, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं बेबी, अचानक से मेरे पैर में दर्द हो रहा है। लगता है कल रात को ऑफिस जाते समय मेरा पैर हल्का सा मुड़ गया था और उसका दर्द मुझे अभी जाकर हो रहा है। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है बेबी, अभी देखो मुझे ही हो रहा है। ठीक है मेरी जान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। ठीक है करण, जल्दी लाओ। फिर जब करण फर्स्ट एड बॉक्स लाने जाता है, तभी शनाया उस फोटो को उठाकर वापस अपने पर्स में रख देती है। ये देखो शनाया, इस मरहम को लगाने से तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। ना जाने मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जिसके फल स्वरूप में मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला है। अरे मेरी जान, ये बात तो मुझ पर लागू होती है। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? फिर शाम होने के बाद, शनाया आज तुम जॉब पर नहीं जाओगी, आज घर पर ही आराम करो या फिर वर्क फ्रॉम होम करो, नहीं तो तुम्हारे पैर का दर्द और बढ़ जाएगा। अरे नहीं करण, तुमने लगाए हुए मरहम से मुझे अब तक बहुत आराम मिला है। देखो मैं चल फिर भी पा रही हूँ। अब मैं चलती हूँ जॉब पर। नहीं शनाया, एक तो मुझे तुम्हारा कुछ समझ ही नहीं आता। तुम कितनी रात गए जाती हो और मुझे डर लगता है। कितनी चिंता सताती है रात भर, पता भी है क्या तुम्हें? मेरी इतनी चिंता मत करो जान। नहीं शनाया, प्लीज घर पर ही रुको ना। अरे बेबी, मैं चली जाऊंगी। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और तुम बेफिक्र रहो ना। सच कह रही हूँ मैं, अभी मेरा पैर एकदम ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम तो मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हो। चलो
तो फिर मैं ही तुम्हें ऑफिस तक ड्रॉप कर देता हूँ और सुबह तुम्हें वहां पर लेने भी आऊंगा। क्या? मेरा मतलब, इस सब की कोई जरूरत नहीं है बेबी। एक तो तुम दिन भर इतनी मीटिंग्स करके थक जाते हो, इसीलिए कह रही हूँ। अब तुम बेफिक्र होके सो जाओ। मेरे ऑफिस की कैब आ जाएगी ना, और मैं उसी में बैठकर चली जाऊंगी। पर शनाया। क्या बेबी, मुझ पर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है क्या? अपने आप से भी ज्यादा है जान। तो बस मेरी चिंता मत करो। ठीक है शनाया, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? हाँ बेबी, जरूर। इस तरह से शनाया करण से बचकर जैसे तैसे रात में वहां से निकलकर विपुल के पास पहुंचती है। फिर रात में अचानक से 2 बजे शनाया को करण का कॉल आता है, जिसके चलते शनाया और विपुल दोनों की नींद खुल जाती है। अरे शनाया, इतनी रात गए तुम्हें किसका कॉल आ रहा है? ओह नो, ये तो मेरा मजनूपति नंबर 2 है। सच में पागल है। अरे विपुल, वो मेरे ऑफिस से कॉल आया है। जरूर कोई छोटा मोटा काम ही होगा। ये लोग तो दिन में भी काम करवाते हैं और रात में भी चैन से सोने भी नहीं देते। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, मैं उनका कॉल बिल्कुल नहीं उठाने वाली। लेकिन शनाया, अगर कोई जरूरी बात होगी तो? अरे कोई जरूरी बात नहीं होगी। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, और तुम फिक्र मत करो। चलो सो जाओ, और माफ करना मुझे, मेरे कॉल के कारण तुम्हारी नींद टूट गई। अरे कोई बात नहीं बाबा, और इसमें माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर शनाया अपने फोन को साइलेंट मोड पे करके सो जाती है, और उधर करण हर एक घंटे में उसे फोन पे फोन किए जाता है, लेकिन शनाया उसका कॉल ही नहीं उठाती। फिर अगली सुबह, क्या जान, रात भर मुझे नींद तक नहीं आई। एक बार कॉल बैक या मैसेज तो कर देती मुझे माफ कर दो बेबी, लेकिन कल रात ऑफिस में मुझे ढेर सारा काम था, और अब तो उन्होंने नया रूल भी बनाया है कि ऑफिस में कोई फोन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। इसीलिए मुझे फोन सीधे सुबह ही मिला है, वो भी लॉग आउट करने के बाद। क्या? हाँ बेबी, मैंने तो बॉस से रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो तो माने ही नहीं। अरे यार, खैर वो सब जाने दो। लेकिन अभी तुम्हारा पैर कैसा है? आराम तो है ना, या फिर से दर्द हो रहा है? अरे नहीं बेबी, अब सारा दर्द जा चुका है, और तुम्हारा साथ होते हुए मुझे कोई भी दर्द तकलीफ दे ही नहीं सकता। ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, लेकिन फिर भी तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम में मेरी जान बसती है। करण की बढ़ती चिंता और उसका प्यार देखकर शनाया को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे तो बस उसके पैसों से ही मतलब होता है। फिर रविवार के दिन, अरे बहू, आज तो रविवार है ना, तो तू आज भी काम पर क्यों जा रही है? और ऐसा कौन सा काम करती है तू, जहाँ हफ्ते के 7 दिन काम होता है? छुट्टी वगैरह कुछ मिलती है भी कि नहीं? अरे माँ जी, हमें तो रोटेशनल वीक ऑफ मिलता है। मतलब अब ये क्या चीज है? अरे माँ, ये कोई चीज नहीं है। ये एक ऐसे प्रकार की छुट्टी होती है जो रविवार के नहीं, बल्कि हफ्ते के किसी भी दिन दी जाती है। मतलब अगर इस हफ्ते सोमवार के दिन छुट्टी है, तो अगले हफ्ते मंगलवार को होगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ, और अब आने वाले हफ्ते में मुझे बुधवार को छुट्टी मिलेगी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। फिर विपुल की नजरों में शनाया बुधवार के दिन छुट्टी लेती है और करण से कहती है कि वो दिन भर कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए शहर के बाहर जा रही है। क्या? कॉन्फ्रेंस मीटिंग? हाँ बेबी, हर हफ्ते मुझे पूरा दिन शहर के बाहर जाना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए। अब क्या करे, हमारा प्रोसेस तो मैं ही मैनेज करती हूँ, इसीलिए मुझ पर बहुत ज्यादा लोड है। अच्छा ठीक है, मतलब तुम सीधे अगले दिन ही आओगी? हाँ बेबी, मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फोन अलाउड नहीं है ना वहां पर। उम्मीद है कि तुम समझ पाओ। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, और तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। इस तरह से शनाया करण को अच्छे से बेवकूफ बनाती है, और दूसरी तरफ
जब उसे करण की नजर में ऑफिस की छुट्टी लेनी होती है, तब वो विपुल से कहती है कि वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए शहर के बाहर जा रही है और सीधे अगली रात को ही आएगी। और इस तरह से वो अपने दोनों पतियों को अच्छे से बेवकूफ बनाती है। फिर एक रोज, अरे शनाया बहू, आज तू कैफे में किस आदमी के साथ थी? हे भगवान, लगता है बुढ़िया ने मुझे और करण को साथ में देख लिया। अब क्या करूं मैं? अरे चुप क्यों है तू? बता, जल्दी बता, कौन था वो आदमी? आदमी? और कैफे में? शनाया, तुम तो दिन में ऑफिस जाती हो ना, तो फिर कैफे कैसे पहुंच गई? अरे वो आदमी मेरे बॉस थे। क्या? हाँ माँ जी, उस कैफे में बैठकर मैं और मेरे बॉस, हम दोनों क्लाइंट के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वहां पर मीटिंग होने वाली थी। अरे लेकिन काम की मीटिंग तो ऑफिस में होती है, तो फिर तू कैफे में क्या कर रही थी? अरे नहीं माँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स ऐसे ही कैफेज और रेस्टोरेंट में होती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मैं तो अपनी सहेली के साथ वहां से गुजर रही थी और ऑटो में भी थी, इसीलिए मैं वहां पर रुक ही नहीं पाई, वरना मैं तेरे पास जरूर आ जाती। जान बची तो लाखों पाए। अच्छा हुआ बुढ़िया जो तू मेरे पास नहीं आई, वरना मेरा बना बनाया सारा नाटक बिगड़ जाता और मेरी जिंदगी फिर से पहले जैसे बर्बाद हो जाती। फिर एक दिन, अरे शनाया, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे और मेरे फोटोज में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूं। कितना अच्छा लगेगा ना? अरे नहीं करण, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन क्यों शनाया, और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे तुम तो पहले से ही जानते हो ना कि मैं बचपन से अकेली रही हूँ और मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, और मैं नजर में बहुत मानती हूँ। इसीलिए अगर तुमने सोशल मीडिया पर हमारे फोटोज पोस्ट कर दिए तो उसे लोगों की नजर लग जाएगी, और नजर अच्छी से अच्छी चीज को भी बर्बाद कर देती है, और मैं तुम्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहती। लेकिन मेरी जान, ये नजर वगैरह ये सब तो एक अंधविश्वास है, और तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी इन सब में तुम कैसे मान सकती हो? नहीं बेबी, ये तुम्हारे लिए अंधविश्वास होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन नजर सच में लगती है। अच्छा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं हमारे फोटोज पोस्ट नहीं करूंगा। शुक्रिया करण। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी तो मुझे शनाया का बर्ताव काफी अजीब लगता है, मानो जैसे कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। खैर, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। उसकी जिंदगी तो बिल्कुल किसी खुली किताब की तरह है मेरे सामने। फिर एक दिन करण शनाया को हनीमून की टिकट्स दिखाकर उसे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देता है। वाओ, हनीमून की टिकट्स! हाँ मेरी जान, तुम खुश तो हो ना? सिर्फ खुश? अरे बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, क्योंकि ये ट्रिप तो मेरा सपना था जो अब तुम्हारे कारण पूरा होगा, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करण। अरे कितनी बार शुक्रिया बोलोगे? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखना यही मेरी जिम्मेदारी है। वो तो है, ये ट्रिप तो मैं किसी भी हाल में बिल्कुल मिस नहीं करूंगी, लेकिन विपुल और माजी को क्या बोलकर जाऊंगी, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए। अब शनाया उसी सोच में पड़ जाती है और बाद में उसे एक सुझाव आता है। विपुल, माजी, मैं एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। हमारी ऑफिस की पूरी टीम भी जा रही है। क्या? एक हफ्ते के लिए? लेकिन शनाया, यूं अचानक से कैसे? अरे विपुल, तुम तो जानते ही हो ना, बिजनेस ट्रिप्स तो कभी भी प्लान हो जाती है। हाँ शनाया, वो तो है। अगर तुम काम के सिलसिले में जा रही हो तो चली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जाने से पहले अपने बॉस का और अपने साथ काम करने वाले लोगों का अता पता और फोन नंबर जरूर देकर जाना। अरे माँ जी, आप उन सब की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरा फोन तो ऑन ही रहेगा, तो मैं आप दोनों को कॉल जरूर करूंगी। फिर शनाया करण के साथ हनीमून पे जाकर खूब मजे करती है। लेकिन एक बार अचानक से उसे करण के साथ होते हुए विपुल का वीडियो कॉल आता है।
और उसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अरे बाप रे, विपुल का तो वीडियो कॉल आ रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे तो मैंने ये कहा था कि दोपहर के 2 बजे के बाद ही कॉल करना, लेकिन मैं तो ये भूल ही गई कि इसका कॉल आने वाला है। कल रात से 3 बार इसका कॉल काट चुकी हूँ और अब फिर से मैंने इसका कॉल कट कर दिया तो ये मुझ पर पूरी तरह शक करेगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही समय पर आ गई। लेकिन तूने ये मास्क क्यों पहना है? उतारना इसे। हाँ दीदी। फिर रीवा अपना मास्क उतारती है और वो हूबहू मयूरा की जैसी ही दिखती है। दीदी, यहाँ किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम मेरी ही जुड़वा बहन है। ठीक है दीदी। देख रीवा, मुझे अपने डांसर बनने के सपने को पूरा करना है और उसके लिए मुझे पैसे कमाने होंगे। अभी मैं जिस फंक्शन में जा रही हूँ वहां पर 1 हफ्ते का काम है मेरा, और अब इसके लिए मेरी जगह पर मेरे ससुराल में तू जाएगी, वो भी मयूरा बनकर। ठीक है दीदी, तुझे हर छोटी से छोटी बात मैंने मैसेज कर दी है। तूने सब कुछ याद तो कर लिया है ना? माँ जी की दवाई, मैं किस तरह से बात करती हूँ, सबकी पसंद नापसंद, सब कुछ ध्यान में रखना है तुझे रीवा। हाँ दीदी, मैंने सब कुछ नोट कर लिया है। आप चिंता मत कीजिए, बस वहां पर जाकर मुझसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सब ठीक हो जाएगा रीवा, चिंता मत कर। और ऐसी ये निगेटिव बातें भी मत कर। तुझे बस वहां पर जाकर नाटक करना है। अपनी बहन के सपने को पूरा करने के लिए तो इतना तो कर ही सकती है ना? हाँ मयूरा दीदी, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी और आप यहाँ की चिंता मत कीजिए। वहां पर जाकर आपका काम कीजिए। शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। इतना कहकर रीवा मयूरा की जगह लेकर ससुराल में आ जाती है और मयूरा अपना काम करने चली जाती है। फिर अगली सुबह रीवा गलती से श्यामा को सुबह की जगह पर रात की दवाइयां देती है, लेकिन तभी वहां पर कांचन आती है। अरे रुक जा मयूरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये दवाई माँ जी रात में खाती है, सुबह की दवाई अलग है। क्या? अरे मयूरा, रोज तो तू ही मुझे दवाई देती है, फिर तू ऐसी शक्ल क्यों बना रही है जैसे कि तुझे कुछ पता ही ना हो? और नहीं तो क्या, और तू इतनी भुलक्कड़ और लापरवाह कैसे हो सकती है? एक गलत डोज माँ जी की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माफ करना मुझे, वो हड़बड़ी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया ठीक से। माँ जी, मैं अगली बार से ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई बात नहीं बहू, कभी कभार गलती हो जाती है। तू भी तो एक इंसान ही है ना, कोई मशीन थोड़ी ना है। फिर बाद में, अरे मयूरा, तुम्हारे बालों का रंग अचानक से बदल कैसे गया? तुम्हारे बाल तो कल तक एकदम काले और घने थे, रातों रात तुमने ये क्या कर दिया? अरे यार, ये कांचन की बच्ची तो मेरी जान ही खा के मानेगी। वो जीजी, मैंने ना मेहंदी लगाई है बालों में, कल रात को ही लगाई, इसीलिए रंग बदला बदला सा लग रहा है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे तो लगा कि तुम एकदम गो हो और पता नहीं था कि तुम ये नखरे भी कर सकती हो। हाँ जीजी, संस्कारी तो मैं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुराने जमाने की हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा भाषण मत दो। फिर जब रीवा खाना बनाती है तभी उस खाने को चखकर श्यामा कहती है, अरे मयूरा, तेरे ये खाने के स्वाद को क्या हो गया अचानक से? मतलब क्या हुआ माँ जी, खाना खराब बना है क्या? अरे नहीं नहीं, खराब नहीं बना है, लेकिन स्वाद थोड़ा अलग सा है, वरना बाकी के टाइम तो तेरे हाथ का खाना एकदम अमृत समान लगता है। वो माँ जी, मेरी तबीयत खराब सी चल रही है ना 2-3 दिनों से, इसीलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया,
लेकिन अगली बार से मैं पूरा ध्यान और मन लगाकर खाना बनाऊंगी। पता नहीं आजकल इसका ध्यान कहाँ पर रहता है। फिर रात में जब समीर रीवा के साथ बेड पर सोने आता है, तभी वो झट से सोफे पर चली जाती है। अरे, क्या हुआ मयूरा? तुम सोने के लिए सोफे पर क्यों चली गई? वो मुझे बेड पर ठीक से नींद ही नहीं आती, इसीलिए मैं अब सोफे पर ही सोऊंगी। क्या? इतने दिनों तक तो बराबर नींद आ रही थी बेड पर, तो फिर अब क्या हुआ? वैसी बात नहीं है समीर जी, लेकिन मायके में सोफे पर ही सोती थी मैं, इसीलिए मुझे सोफे पर अच्छी नींद आती है। ठीक है, तुम और तुम्हारे ये नखरे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। जहाँ पर सोना है वहीं पर सो जाओ, मुझे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन समीर जी, समीर उठकर अकेला ही बेड पर सो जाता है और रीवा सोफे पर सो जाती है। आज तो मैं बाल बाल बच गई, वरना जीजा जी के साथ बेड पर सोना पड़ता। छी 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 छी, क्या दीदी, आपके कारण मुझे कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सच में। वहां मयूरा फंक्शन के बीच में ब्रेक के दौरान चिंता में होती है। पता नहीं रीवा वहां पर क्या कर रही होगी। उसने सब कुछ ठीक से संभाला होगा भी या नहीं। भगवान करे वहां पर कोई गड़बड़ ना हो। अभी तक तो वहां से कुछ कॉल भी नहीं आया, इसका मतलब सब ठीक ही होगा। रीवा अब दिन में काम खत्म करके सो जाती है और ये देखकर कांचन श्यामा से कहती है, माँ जी, आपको पता है क्या, मयूरा अभी सोने गई है। पहले तो वो कभी नहीं सोती थी, लेकिन पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया है। दोपहर में झपकी लेने का शौक चढ़ गया है उसे। हाँ तो उसमें क्या हुआ, वो घर के सारे काम करती है, इसीलिए थक कर सो जाती है। तुझ जैसी वो बेशरम थोड़ी ना है, जो थोड़ा काम करके ही थक जाती है और फिर घंटों तक घोड़े बेचकर सो जाती है। लेकिन माँ जी। अरे क्या माँ जी, सही तो कह रही हूं मैं। अब मेरे कान भरना छोड़ दे और अपने हिस्से के काम निपटा ले, बेवकूफ कहीं की। ठीक है माँ जी। फिर टाइम मिलने पर रीवा मयूरा को फोन करती है। रीवा, वहां पर सब कुछ ठीक तो है ना? किसी को कोई शक तो नहीं हुआ ना तुझ पर? नहीं दीदी, किसी को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। हर पल डर सा लगा रहता है। आप कब आओगी दीदी? तू चिंता मत कर रीवा, मैं कल बस में बैठ जाऊंगी और रात तक वहां पर पहुंच जाऊंगी। यहाँ का मेरा सारा काम हो चुका है। ठीक है दीदी, जल्दी से आ जाओ। और तू टेंशन मत ले रीवा, और ऐसा बिल्कुल भी मत दिखा कि तू कोई नाटक कर रही है। जितना रियल और नेचुरल रह सकती है उतना रहे, और अगर कुछ भूल जाए तो मैंने तुझे भेजा हुआ मैसेज फिर से पढ़ ले। हाँ दीदी, अब तो मैं वही करूंगी। फिर अगली रात रीवा चुपके से बाहर निकलती है और मयूरा फिर से अपने ससुराल आ जाती है। फिर अगली सुबह, जी, आज मैं नाश्ते में इडली और डोसा बना रही हूँ। आप बस नारियल की चटनी बना दीजिए, बाकी का सारा काम मैं कर लूंगी। ठीक है मयूरा, लेकिन एक मिनट, तुम्हारे बाल अचानक से काले कैसे हो गए? 2 दिन पहले तो कह रही थी ना कि तुमने अपने बालों में मेहंदी लगाई है, तो फिर रातों रात अचानक से बाल तुम्हारे काले कैसे हो गए? क्या जीजी आप भी? वो कल रात को मैंने फिर से काले रंग की मेहंदी लगाई। समीर जी को ये बाल बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसीलिए मैंने उन्हें वापस से काला कर दिया। अच्छा जी, तो ये बात है क्या? हाँ जी, चलो अच्छा है। फिर श्यामा जब मयूरा के हाथ का खाना खाती है, तब उसे वो खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। हा, क्या बात है। पिछले कुछ दिनों से खाना खाना ही नहीं लग रहा था, लेकिन अब जाकर फिर से वही स्वाद आया है तेरे हाथ में। माफ कीजिए माँ जी, वो मेरी तबीयत खराब सी थी ना, इसीलिए ऐसे हुआ। लेकिन अभी मैं एकदम ठीक हूँ, और आज तो मैंने एकदम मन से खाना बनाया है, इसीलिए आपको इतना पसंद आया। हाँ मयूरा, वो बात तो है। वैसे मयूरा,
पिछले 3-4 दिनों से तुम बड़ी अजीब सी लग रही थी। लगता है वो बीमार होने का असर था। ओफो कांचन, अरे चुपचाप खाना खाना अपना। जब देखा तब मुंह से कड़वाहट ही उगलती रहती है। अभी चुपचाप खाना खा। फिर मयूरा जब समीर से मिलती है तभी, अरे वाह समीर जी, आपके ऊपर तो ये शर्ट बहुत जच रही है। आपको किसी की नजर ना लगे। चुप रहो मयूरा, मुझसे बात मत करो। अरे क्या हुआ समीर जी, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हे भगवान, रीवा ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? कहीं इसने उनके साथ झगड़ा तो नहीं कर लिया? जो भी हो, मुझे अब समीर जी को मनाना ही होगा। बताइए ना समीर जी, क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ, क्या पूछ रही हो? तुम्हें तो सोफे पर सोना पसंद है ना, तो फिर मुझसे बात क्यों कर रही हो? क्या अब भी समीर जी? अच्छा बाबा सॉरी, अब छोड़ भी दीजिए ना ये गुस्सा। प्लीज समीर जी, मान जाइए ना। मुझे नींद नहीं आती बेड पर, इसीलिए सोफे पर सो रही थी। अच्छा चलिए, आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। और वैसे भी कितने दिन हो गए, हम कहीं बाहर गए ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ये हुई ना बात। इस तरह मयूरा समीर को जैसे तैसे मना लेती है। फिर एक दिन जब रीवा अपने दोस्त के साथ कहीं घूम रही होती है, तभी वहां पर कांचन की माँ भानुमति उसे देख लेती है। हाय दैया, अरे ये तो मेरी कांचन की देवरानी मयूरा है, लेकिन ये तो किसी गैर मर्द के साथ घूम रही है। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? फिर भानुमति रीवा के पीछे जाती है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी होती है। फिर बाद में घर आकर भानुमति ये सारी बातें कांचन को बताती है। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? हाँ कांचन बिटिया, मैंने आज तेरी देवरानी को देखा, वो भी दोपहर के 2 बजे। वो तो किसी पराये आदमी के साथ सरेआम घूम रही थी। क्या? दोपहर के 2 बजे? हाँ बेटिया, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है माँ? दोपहर के 2 बजे तो मयूरा मेरे साथ ही थी। हम दोनों रसोई में खाना बना रहे थे। और तो और वो आज दिन भर कहीं बाहर भी नहीं गई। तो फिर ये कैसे हो सकता है माँ? आपने किसी और को देख लिया होगा। नहीं कांचन बिटिया, मैं सच कह रही हूँ, वो मयूरा ही थी। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मेरी नजर एकदम तेज है, और वो तेरी देवरानी ही थी। अच्छा ठीक है माँ, मैं देखती हूँ, आपको बाद में फोन करती हूँ। ये मयूरा तो दिन भर घर पर ही थी, घर के बाहर निकली भी नहीं। फिर माँ मयूरा को कैसे देख सकती है? और मुझे पक्का पता है, मेरी माँ झूठ नहीं बोलेगी। हो ना हो, कुछ तो है जो हमारी आंखों के सामने ही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। कांचन की ये सारी बातें मयूरा सफाई करते समय सुन लेती है, और बाद में वो रीवा को कॉल करके बहुत डांटती है। अरे बाप रे, माफ करना दीदी, मैं मास्क लगाना भूल गई थी। अरे रीवा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तुझे अगर बाहर घूमना है तो कहीं दूर जाकर घूमना, लेकिन मेरे ससुराल या मायके के आसपास के इलाके में प्लीज मास्क लगा कर जा। छोटी सी गलती भी हम पर बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ दीदी, आपने सही कहा, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। आई एम रियली सॉरी दीदी। ठीक है रीवा, कोई बात नहीं। फिर एक दिन जब मयूरा, कांचन और श्यामा तीनों मिलकर खरीदारी करने जाती है, तभी वो मयूरा के मायके के नजदीक वाले मार्केट में जाते हैं। अरे कैसी हो मयूरा बिटिया? ओ तेरी, कहीं ये काकी रीवा के बारे में कोई जिक्र ना कर दे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ काकी, आप कैसी हो? एकदम बढ़िया बिटिया। और तेरी मामी और बहन वो दोनों कहाँ पर है? आजकल दिखाई नहीं देते। सब ठीक तो है ना घर पर? हाँ काकी जी, सब कुछ ठीक है। मेरी बहन गांव चली गई है ना फिर से, इसीलिए वो दिखाई नहीं देती। चलिए
अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। अरे, मेरी बात तो सुन। फिर मयूरा फटाफट से उन दोनों को लेकर वहां से निकल जाती है। और ये सब देखकर कांचन बड़ी अजीब सी शक्ल बनाती है। अरे मयूरा, वो औरत तेरी बहन के बारे में बोल रही थी, लेकिन तुमने तो हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हें एक बहन भी है। अरे नहीं माँ जी, वो मेरी सगी बहन नहीं है, दूर की बहन है। वो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महीने के लिए रहने आई थी। गांव में हमारे दूर की रिश्तेदार की बेटी है, और ये काकी जी उसी के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना अगर वो काकी रीवा और मेरे जुड़वा होने के बारे में कुछ भी बोल देती तो आज तो मेरी शामत ही आ जाती। मयूरा की बात श्यामा तो मान जाती है, लेकिन कांचन के मन में पल रहा शक और ज्यादा बढ़ जाता है। उस काकी के साथ मयूरा ने बड़ी अजीब तरह से बात की। आखिर ये मयूरा क्या छुपा रही थी? मुझे इसका पता लगाना ही होगा, और इसके लिए मुझे उस पर नजर रखनी ही पड़ेगी। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सूरज और रुचिता की शादी को कुछ ही दिन हुए। ऐसे ही एक रात अचानक से रुचिता को कमरे में वास के गिरने की आवाज आती है, और जब वो उठकर देखती है तब सूरज उसके बगल में नहीं होता और कमरे में ब्लैंकेट ओढ़े कोई भटक रहा होता है। और वो देखकर रुचिता काफी डर जाती है। भूत, बचाओ! सूरज, सूरज कहाँ हो तुम? रुचिता को उस समय कुछ भी समझ नहीं आता और वो सीधे कमरे में पड़ा हुआ डंडा उठाकर उस ब्लैंकेट ओढ़े हुए व्यक्ति को मारने लगती है। ये ले, ये ले, भूत के बच्चे, सत्यानाश हो तेरा। अरे रुचिता, मैं हूँ सूरज, तुम्हारा पति। क्या? फिर सूरज अपना ब्लैंकेट हटा देता है। सूरज, ये तुम क्या कर रहे थे? ऐसे ब्लैंकेट ओढ़कर भूतों की तरह कमरे में क्यों भटक रहे हो? कितना डरा दिया तुमने मुझे। आई एम सॉरी रुचिका, लेकिन मुझे खुद को ही नहीं पता। मैं नींद में था, तुम्हारे जोरदार डंडे पड़ने पर मेरी नींद खुली। हे भगवान, सॉरी सूरज, तुम्हें तो बहुत बुरी तरह लगी होगी। मुझे वाकई में तुम भूतिया चोर लगे, इसीलिए मैं मारने लगी। इट्स ओके रुचिका, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं भी वही सोचता। फिर उस रात रुचिका सूरज की पीठ पर बाम लगा देती है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह रुचिता की विधवा जेठानी नंदिनी रुचिता को कल रात के बारे में पूछती है। रुचिका, कल रात को तुम्हारे और देवर जी के कमरे में से काफी जोर जोर से आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा देर तक टीवी चल रहा होगा। वो टीवी की ही आवाज थी ना, या फिर कुछ और? क्या भाभी, आप भी? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल कल रात को सूरज कमरे में नींद में चल रहा था, वो भी ब्लैंकेट ओढ़कर, और वास गिरने की आवाज से मैं उठ गई और सूरज को उस तरह देखकर मुझे लगा कि कोई भूत वूत है, इसीलिए मैं उसे डंडे से मारने लगी। क्या? सच में? तो फिर बाद में क्या हुआ? अब क्या बताऊं भाभी आपको, अभी तक उसकी पीठ सूजी हुई है। बेचारा मेरा पति ऑफिस की थकावट के कारण अब वो नींद में भी चलने लगा है। रुचिका, ध्यान रखो देवर जी का, और अगर तुम्हें कुछ लगे तो मुझे बता देना। हाँ भाभी, थैंक यू। फिर एक रात जब नंदिनी अपने कमरे में सो रही होती है तभी सूरज फिर से नींद में चलने लगता है और वो चलते चलते नंदिनी के कमरे में जाकर उसके बगल में ही सो जाता है। अचानक से आए सूरज को देखकर नंदिनी घबराकर चिल्ला पड़ती है। माँ जी,
बाबूजी, रुचिका। नंदिनी की चीख सुनकर रुचिका, उसकी सास लाजवती और ससुर प्यारेलाल वहां पर पहुंच जाते हैं और सूरज की भी आंख खुल जाती है। छी सूरज, अपने स्वर्गवासी भैया के बीवी के बगल में सोते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? ये सब क्या है सूरज बेटा? अरे लाज शर्म सब बेच खा गया है क्या तू? माँ, रुचिका, अरे आप लोग जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो वो। चुप रहो सूरज, अब ज्यादा झूठ मत बोलो। फिर सूरज के पिताजी प्यारेलाल सूरज के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हैं। अरे बाबूजी, मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आया हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं भाभी के कमरे में कैसे आ गया। मैं तो अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। तो तेरे कहने का मतलब क्या है कि तू नींद में चलकर यहाँ पर आ गया? अरे किसे बेवकूफ बना रहा है तू निर्लज्ज लड़के, जरा तो लिहाज रख। वो तेरी भाभी है। और तू कब से नींद में चलने लगा रे? आखिर झूठ क्यों बोल रहा है? बता जल्दी। माँ जी, मुझे लगता है कि देवर जी सही कह रहे हैं। ये नींद में ही चलकर यहाँ पर आ गए। क्या? नंदिनी बहू, ये तू क्या बोल रही है? आखिर तू इसकी साइड क्यों ले रही है? हाँ नंदिनी बहू, तुम्हें अपनी देवर की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसने गलत किया है तो इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। नहीं बाबूजी, मैं देवर जी की साइड नहीं ले रही हूँ। कुछ दिनों पहले ही रुचिका मुझे बता रही थी कि देवर जी अपने कमरे में नींद में चल रहे थे, जिस कारण उनके कमरे का एक फ्लावर वास भी टूट गया। इसीलिए शायद आज भी वैसा ही हुआ होगा। देवर जी वाकई में नींद में चलते हुए यहाँ पर आ गए। हाँ, अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि सूरज यहाँ पर नींद में ही आया होगा। और यही सच है रुचिका, मैं तुम्हारे अलावा किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और फिर भाभी तो मेरे लिए माँ समान है। लेकिन सूरज बेटा, तू कब से यूं नींद में चलने फिरने लग गया? और रुचिका बहू, तुमने ये बात अपनी जेठानी को बताई, लेकिन सास ससुर को बताना जरूरी नहीं समझा। हम तो रहते ही नहीं है ना इस घर में। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। और उस दिन भाभी ने मुझे पूछ लिया, इसीलिए मैंने उन्हें सब बता दिया। और मुझे क्या पता था कि ये बात बार बार होगी। हाँ माँ, मैं खुद भी नहीं जानता कि ये सब कैसे और कब से हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही, इसीलिए तुम नींद में चल रहे हो। हाँ लाजवती, रुचिका बहुत सही कह रही है। नींद पूरी ना होने के कारण और काम की भागदौड़ के कारण ही ये सब हो रहा है। सूरज बेटा, तुम एक काम करो, काम से 2 दिन की छुट्टी ले लो और घर बैठकर आराम करो। हाँ बेटा, तेरे बाऊजी का कहना मान और घर में बैठकर आराम कर। 2 दिन अच्छे से आराम करेगा तो तीसरे दिन एकदम फुर्तीला हो जाएगा और काम भी अच्छे से कर पाएगा। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस महीने ऑफिस में ऑलरेडी 4 से 5 एम्प्लॉय लॉन्ग लीव पर है और उसी के कारण सभी एम्प्लॉयज पर काम का काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। और ऐसे में मैंने अगर छुट्टी ले ली तो मुझे सीधे टर्मिनेट किया जाएगा। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात होगी ना बेटा। तेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी टर्मिनेट होने के बाद। ओफो माँ जी, वो टर्मिनेट कह रहा है। टर्मिनेट होना यानी काम से निकाल देना। क्या? हाँ माँ जी, और आप जो सोच रही हो ना, उसे प्रमोशन कहते हैं। हाय राम, ऐसी बात है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। सूरज ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स काम करके काफी ज्यादा थकने लगता है और दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस भी होने लगता है, जिस कारण उसकी नींद में चलने की आदत कम होने की जगह बढ़ने ही लगती है। और वो
दूसरों के लिए परेशानी बनने लगता है। फिर एक रात लाजवती और प्यारेलाल दोनों अपने कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं। अरे लाजवती, आज तो इस साड़ी में तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। बोले तो एकदम हेमा मालिनी लग रही हो। क्या जी, आप भी ना। हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज तक आपके अंदर की जवानी नहीं गई। अरे मेरी जान, ये जवानी है दीवानी। बड़े दिन हो गए, तुमने मुझे जादू की जब्बी और गाल पर प्यारी सी पप्पी दी ही नहीं है। देखो ना, मेरे ये बेचारे गाल तुम्हारी पप्पी के लिए कितना तरस गए हैं। हे भगवान, आप भी ना। सच में बहुत ही ड्रामेबाज और नटखट हो गए हो। ये लो। फिर लाजवती प्यारेलाल को गाल पर पप्पी देती है और उतने में वहां पर नींद में चलते हुए सूरज आ जाता है और नींद में ही वो उनके काफी करीब आ जाता है। वो दोनों उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लगता है ये नींद में चलते हुए यहाँ पर आया है। हाँ सूरज के बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी वो दोनों उसे जगाते हैं। अरे ये क्या, आज मैं आपके कमरे में आ गया। माफ करना माँ बाबूजी, मैंने आप दोनों की नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं बेटा, होता है। तुम अपना ख्याल रखो। देख सूरज बेटा, तूने अपनी बाबूजी की बात नहीं मानी ना, इसीलिए ये सब हो रहा है। अरे 2 से 3 दिनों की ही तो बात है। ले लेना ऑफिस से छुट्टी, उसमें कौन सा तेरे कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने वाला है। अब तू ही देख, काम के कारण तेरी सेहत कितनी खराब होती जा रही है और तू नींद में चलने लगा है। हाँ माँ, शायद आप दोनों सही कह रहे हो। मुझे 2 से 3 दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। अगर घर में थोड़ा बहुत आराम करूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इतना कहकर सूरज अपने कमरे में चला जाता है। जी मैं ना आपको पहले ही बता दे रही हूँ, अगली बार रोमांस करने से पहले कमरे को लॉक कर दिया कीजिए। वो तो शुक्र है कि सूरज नींद में चलते हुए हमारे कमरे में आ गया। अगर वो जाग रहा होता तो हमारे लिए कितनी बेशर्मी वाली बात हो जाती। हाँ लाजवती, समझ गया मैं। तुम चिंता मत करो, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। पर अब तो बचा हुआ रोमांस पूरा कर लेते हैं ना। क्यों, क्या कहना है तुम्हारा? अरे तुम्हारा रोमांस गया तेल लेने, अब मैं सोने जा रही हूँ। दिन भर के काम करके थक चुकी हूँ मैं। बड़े आए रोमांस करने वाले। अरे लेकिन लाजवती प्यारेलाल को पप्पी दिए बगैर ही सो जाती है और दूसरी तरफ सूरज अब अपने आप को आराम देने के लिए ऑफिस से 3 दिनों की छुट्टी ले लेता है। लेकिन उस दौरान भी एक रात वो नींद में चलते चलते घर के बाहर चला जाता है और इस बार तो वो इतनी दूर चला जाता है कि उसे वापस पुलिस लेकर आती है। देखिए, आप इनके घर वाले हो, इन्हें नींद में चलने की गंभीर बीमारी है। अब आप इन्हें रात में बांध कर तो नहीं रख सकते, लेकिन इस बीमारी को ठीक करने के लिए आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज तो मैं इन्हें मिल गया, लेकिन किसे पता कल को अगर इनका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो। क्या? अरे शुभ शुभ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं लाजवती, इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें सूरज को डॉक्टर के पास लेकर जाना ही होगा। हाँ पापा जी, वो तो भला हो इंस्पेक्टर साहब का, आज इन्हीं की वजह से देवर जी सही सलामत घर आ गए। हाँ भाभी। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो आज न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। लेकिन सूरज, अब बस बहुत हो गया। तुम्हारा यूं नींद में चलना अब एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है और अभी हमने इसका कुछ नहीं किया तो आगे जाकर तुम्हें काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, रुचिका बहू बिल्कुल सही कह रही है। सूरज, हम कल सुबह होते ही डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर अगली सुबह
सूरज को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां उसका चेकअप होता है और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देते हैं। देखिए, नींद में चलने के कई सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। या तो व्यक्ति तनाव में हो सकता है, या फिर डिप्रेशन में हो सकता है, या फिर आपके खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे नींद में चलने की बीमारी हो। उसी के कारण भी ये सब हो सकता है। क्या ऐसी बात है क्या? लेकिन डॉक्टर काका, इनके घर में तो कोई भी ऐसा नहीं है जिन्हें नींद में चलने की बीमारी हो। तो फिर तो ये काम की वजह से ही हो सकता है। आपको इनका काफी अच्छे से ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर, अब से मैं सूरज की अच्छे से देखरेख करूंगी और इसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी, जिसके चलते यह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर जैसे रुचिका ने कहा होता है, वो वाकई में सूरज की अच्छे से देखरेख करती है और फिर कुछ ही महीनों बाद सूरज की नींद में चलने की बीमारी ठीक हो जाती है और वो सुकून से सोने लगता है।